नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से आज जो अपनी सीरीज़ रहने वाली है वो रहेगी यहाँ पे सीरीज़ नंबर 23। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पर प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में अपन ये लेकर आए हैं 35 MCQs इंपॉर्टेंट जो शिक्षण विधियों से संबंधित रहेगी। साथ ही में मैं आपको बता दूं दोस्तों, 10 मिनट की यहाँ पे फर्स्ट पेपर से संबंधित बूस्टर डोज भी अपन यहाँ पे लाते हैं, वो भी अपने यहाँ पे रहने वाली है। और दोस्तों, आज की अभी करंट नोटिफिकेशन है कि 1 लाख से ज़्यादा पदों पर फिर से भर्तियाँ गवर्नमेंट भर्ती की जाएगी, तो वो जल्दी ही अपने यहाँ पे शारीरिक शिक्षा ग्रेड 3 और 2 से संबंधित वापस भर्ती आने वाली है। और वो भी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ लगभग बम्पर भर्ती 2 से 3 हज़ार से ज़्यादा 3rd ग्रेड शारीरिक शिक्षा की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो आप क्लास को कंटिन्यू बनाए रखें और जुड़े रहिए। आपको आपकी सफलता और आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे आर के फिजिकल एजुकेशन आपके साथ यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप कंटिन्यू यहाँ पे बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, आपको क्लास का शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले डेली जो काम किया जाता है लाइक और शेयर क्लास को, वो एक बार आप कर दीजिए, फिर अपन उसके बाद क्लास को शेयर चालू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की पहले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 1। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 1 देखिए दोस्तों, यहाँ पे शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन किसने किया है। दोस्तों, यहाँ पे जो शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि है इसका प्रतिपादन किसने किया है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। मोनरो, बेलार्ड, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर जॉन डेवी। क्लास को शेयर और लाइक जरूर करते रहिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग है, ये शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक रहने वाले हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 2। और दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सीधे सीधे यहाँ पे शिक्षण विधियों से सीधे ही पूछ ले जाते हैं कि इसका प्रतिपादक कौन है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 2, सबसे कमजोर शिक्षण की विधि कौन सी है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे कमजोर शिक्षण की विधि पूछी गई है, वो कौन सी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रोजेक्ट विधि, प्रदर्शन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि या फिर मिरर विधि। और दोस्तों, कल सुबह मैं आपको बता दूं कल 9 बजे नहीं आएगी दोस्तों। कल जो क्लास आएगी वो आपको 10:30 बजे मिलेगी। कल 10:30 बजे आपको क्लास मिलने वाली है, वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे फोर्स यानी बल से संबंधित, जहाँ से सीधा 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो कल थ्योरी की क्लास में 10:30 बजे आपको क्लास मिलेगी, तो कल 10:30 बजे आप थ्योरी की क्लास में भी आप जरूर जुड़े। प्रश्न नंबर 2 देखें दोस्तों, यहाँ पे सबसे कमजोर जो शिक्षण विधि मानी जाती है वो यहाँ पे पाठ्य पुस्तक विधि सबसे कमजोर मानी जाती है। प्रोजेक्ट विधि, प्रदर्शन विधि, मिरर विधि ये यहाँ पे प्रैक्टिकल के तौर पे काम में ली जाती है। तो शारीरिक शिक्षा में पूछा जाए तो सबसे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे शारीरिक शिक्षा की बात की गई है कि शारीरिक शिक्षा में सबसे कमजोर शिक्षण विधि होती है वो पाठ्य पुस्तक विधि रहेगी दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, कौन सी विधि का द्वारा हल वैज्ञानिक ढंग से निकाला जाता है। यहाँ पे कौन सी विधि है जिसके द्वारा जो हल निकाला जाता है वो वैज्ञानिक ढंग से निकाला जाता है, यानी इसमें साइंस को अप्लाई करते हुए किसी भी समस्या का सॉल्यूशन किया जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। निरीक्षण विधि, समस्या समाधान विधि, प्रोजेक्ट विधि या फिर वार्तालाप विधि। प्रश्न नंबर 3, जो वैज्ञानिक ढंग से जो समस्या निकाला जाता है वो प्रश्न नंबर 3 और सही आंसर रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो समस्या समाधान विधि है इसमें यहाँ पे वैज्ञानिक ढंग से हल निकाला जाता है, यानी कोई भी या किसी भी चीज़ की समस्या होती है उसको अपन साइंस या लॉजिकल तौर से उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो वो समस्या समाधान विधि के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे निम्न में से कौन सी समूह द्वारा सीखने की विधियाँ हैं। दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से कौन सी समूह द्वारा सीखने की विधियाँ हैं, यानी ग्रुप के अंदर अपन किसी चीज़ को सीखते हैं तो वो कौन सी समूह द्वारा सीखने की विधियाँ रहेगी। यहाँ पे इंडिविजुअल ध्यान रखना है, इंडिविजुअल नहीं सीखा जाता है, यहाँ पे ग्रुप के द्वारा जो सीखा जाता है वो कौन सी विधियाँ यहाँ पर रहने वाली है, वो हमने यहाँ पे बताना है। और क्लास आपको पसंद आती है तो जरूर क्लास को शेयर और लाइक करते रहिए दोस्तों। आप क्लास को शेयर और लाइक करने में आप कमी ना रखिए। प्रश्न नंबर यहाँ पर रहने वाला 4 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कार्यशाला, विचार विमर्श विधि, वाद विवाद विधि। प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, यानी वो रहने वाला है उपरोक्त सभी जो विधियाँ हैं वो यहाँ पे ग्रुप मेथड या ग्रुप लर्निंग से संबंधित रहेगी, जो समूह द्वारा सीखी जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5 देखें दोस्तों,
प्रश्न नंबर 5, कौन सी शिक्षण विधि, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, कौन सी शिक्षण विधि प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए श्रेष्ठ होती है। दोस्तों यहाँ पे कौन सी टीचिंग मेथड है जो यहाँ पे प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए सीखने के लिए या सिखाने के लिए जो श्रेष्ठ होती है वो कौन सी रहेगी। कहानी विधि, वाद विवाद विधि, खेलकूद विधि, प्रोजेक्ट विधि। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपको शिक्षण विधियों से पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो प्राथमिक स्तर यानी छोटे बच्चे होते हैं, प्राथमिक स्तर के लगभग जो बच्चे कितने साल के रहेंगे, वो 6-7 साल से संबंधित बच्चे रहते हैं, तो उसमें जो सिखाने के लिए जो विधि सबसे अच्छी श्रेष्ठ काम मिली जाती है वो रहने वाली है प्रश्न नंबर 5। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे खेल कूद विधि, यानी जो प्ले मेथड होती है वो प्ले मेथड यहाँ पे काम आती है दोस्तों। यहाँ पे खेल कूद विधि वो प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए सिखाने के लिए श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, सबसे श्रेष्ठ शिक्षण विधि कौन सी होती है। दोस्तों ओवरऑल पूछी गई है, सबसे श्रेष्ठ जो टीचिंग मेथड होती है वो कौन सी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। जटिल हो, सरल हो, विद्यार्थियों पर आधारित हो, शिक्षक पर आधारित हो, कौन सी यहाँ पे टीचिंग मेथड है जो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, ये अपने को यहाँ पे प्रश्न के अंदर बताना है। और इम्पोर्टेंट भी रहेगा दोस्तों, पूछा गया प्रश्न है सबसे श्रेष्ठ शिक्षण विधि कौन सी होती है। प्रश्न नंबर 6 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाले है विद्यार्थियों पर जो आधारित होती है वो यहाँ पे सबसे श्रेष्ठ टीचिंग मेथड होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, विधि होती है। यानी ये ओवरऑल अगर अपन देखते हैं तो किस पे डिपेंड होता है, तो पूरा सिस्टम यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो पूरा सिस्टम रहने वाला है वो स्टूडेंट्स के ऊपर होता है। यानी स्टूडेंट्स के आसपास ही सभी पूरी फैक्टर्स है, स्कूल हो, टीचर हो, कोई मेथड हो या कोई पाठ्यक्रम हो, सभी स्टूडेंट को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो विद्यार्थियों पर आधारित टीचिंग मेथड होती है वो सर्वश्रेष्ठ मेथड मानी जाएगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7 देखे दोस्तों। क्लास को शेयर और लाइक जरूर करते रहे दोस्तों, आपके लिए जो क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से शिक्षण के सिद्धांत कौन से हैं। दोस्तों यहाँ पे शिक्षण यानी टीचिंग के प्रिंसिपल कौन है, सिद्धांत कौन से हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्रिया का सिद्धांत होना चाहिए, जीवन संबंधी सिद्धांत, रोचकता का सिद्धांत या फिर उपरोक्त सभी। और दोस्तों 1 लाख भर्तियाँ यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है आज इस राजस्थान के सीएम श्रीमान अशोक गहलोत के द्वारा। यहाँ पे जो 1 लाख से अधिक भर्तियाँ यहाँ पे करवाई जाएगी। मैं बता दूँ जो आपकी यहाँ पे PTI यानी फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर से संबंधित ग्रेड 3 यहाँ पे ध्यान रखना है। ग्रेड 3 में मैं आपको सीधा बता दूँ यहाँ से 2 से 3 हज़ार से भी ज़्यादा यहाँ पे प्लस आपको भर्तियाँ मिलेगी देखने को। तो आप अभी से अपनी तैयारी में जुटे रहिए। प्रश्न नंबर 7 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो शिक्षण के सिद्धांत है वो उपरोक्त सभी, ये इसका सही आंसर रहने वाला है। शिक्षण के सिद्धांत कैसे होने चाहिए, क्रिया पर आधारित शिक्षण करवाने चाहिए, जीवन संबंधी शिक्षण और रोचकता होनी चाहिए शिक्षण के अंदर, ये सभी शिक्षण के सिद्धांत होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 रहेगा मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है। दोस्तों यहाँ पे मोंटेसरी विधि है, इसके प्रतिपादक कौन है या फाउंडर कौन है, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। लगभग ज़्यादा तो नहीं है, आज तक फिजिकल एजुकेशन टीचर यानी PTI और PET से संबंधित एग्ज़ाम जितने भी लगे हैं लगभग आज से 20 से 25 बार, ध्यान रखना है 20 से 25 बार या इससे भी ज़्यादा एक बार ये क्वेश्चन यहाँ पे एग्ज़ाम में सीधा रिपीट हो चुका है। तो मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है। प्रश्न नंबर 8 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे मेरिया मोंटेसरी, ये यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक या फाउंडर जनक रहेगा और ये इंग्लैंड से संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे शिक्षण की डाल्टन विधि का प्रतिपादक कौन है। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे कौन सी विधि है, डाल्टन विधि है, इसका प्रतिपादक पूछा गया है वो कौन है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। आर्मस्ट्रॉन्ग, प्रोबेल, हेलेन पार्कहर्स्ट या फिर जॉन डेवी। प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है जो शिक्षण की डाल्टन विधि है इसका प्रतिपादक रहेगा दोस्तों वो मिस हेलेन पार्कहर्स्ट, ये इसका खोजकर्ता या फाउंडर रहेगा दोस्तों। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हेलेन पार्कहर्स्ट। क्लास को शेयर और लाइक करते रहिए। सुबह जो क्लास रहेगी वो दोस्तों यहाँ पे 10:30 बजे आपकी फोर्स यानी बल से संबंधित क्लास रहेगी थ्योरी की, तो वो भी आप क्लास ज़रूर ले लें। और दोस्तों यहाँ पे क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप ज्वाइन किया करो ताकि बाद में अगर क्लास मिस होती है तो वो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। कंटिन्यू आप अगर क्लास आप मिस नहीं करते हो, बने रहते हो, तो वो आपके लिए यहाँ पे सीधी
उपयोगी क्लासेस साबित रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न 10 देंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, खेलों को शिक्षा का साधन किसने कहा है। दोस्तों यहाँ पे स्पोर्ट्स यानी खेल है, प्ले है, इसको शिक्षा का साधन किसने कहा है, ये अपने को यहाँ पे कोटेशन बताना है। खेलों को शिक्षा का साधन किसने कहा है, आर्मस्ट्रॉन्ग, कार्ल गुरुस, जॉन डीवी, सिगमंड फ्राइड। प्रश्न नंबर 10 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है, खेलों को जो शिक्षा का साधन कहा है वो यहाँ पे कार्ल गुरुस महोदय के द्वारा बताया गया है कि खेल ही शिक्षा का साधन है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, और लास्ट में दोस्तों आपको जो फर्स्ट पेपर से संबंधित जीके की डोज करवाई जाती है वो भी आपके लिए उपयोगी साबित रहेगी। ज़्यादातर दोस्तों का कमेंट आता है कि सर आपको इसको कंटिन्यू चालू रखें, तो यहाँ पे 5 से 10 मिनट की जो डोज करवाई जाती है वो आप जरूर इंपॉर्टेंट रिवीजन के तौर पर आपको काम में रहेगी फर्स्ट पेपर से संबंधित। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 11 रहने वाला है, वो रहेगा निम्न में से खिलाड़ी किस विधि के द्वारा सबसे अच्छा सीखता है। यहाँ पे कौन सी विधि है जिसके द्वारा खिलाड़ी या प्लेयर होता है वो सबसे अच्छा सीख पाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रोजेक्ट विधि, प्रदर्शन, लेक्चरर, डाल्टन। दोस्तों यहाँ पे खिलाड़ी ये होता है, प्लेयर होता है, वो सबसे अच्छा कौन सी विधि के द्वारा सीखता है वो अपन भी जानते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी अगर इसमें अपन दिमाग लगाते हैं तो सही आंसर अपने को यहाँ पे पता लग जाता है दोस्तों। वो रहने वाला है प्रदर्शन या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होती है। प्रदर्शन विधि जिसे अपन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं वो यहाँ पे रहने वाली है, सबसे अच्छा सीख पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो खिलाड़ी होता है, प्लेयर होता है, वो किसी भी चीज़ को खुद करके देख के और फिर उसको करके सीखता है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे निम्न में से प्रदर्शन विधि का मुख्य कारक कौन सा होता है। दोस्तों यहाँ पे प्रदर्शन विधि होती है, डेमोन्स्ट्रेशन विधि होती है, उसका मुख्य कारक कौन सा होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। समस्या का समाधान करते हैं, अंग संचालन, कौशल का प्रदर्शन करते हैं, वाद विवाद करते हैं। दोस्तों पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न रहेगा दोस्तों। यहाँ पे प्रदर्शन विधि का जो मुख्य कारक होता है वो क्या होता है, क्या करते हैं प्रदर्शन विधि में। क्लास को भी शेयर करते रहे दोस्तों, यहाँ पे क्लास को शेयर और लाइक आप ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे। प्रश्न नंबर 12 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो प्रदर्शन विधि होती है उसका जो मुख्य कारक होता है वो किसी भी कौशल का प्रदर्शन करते हैं, उसको प्रदर्शन करके यानी उसको दिखाते हैं, उसका जो डेमो होता है वो डेमो दिखाते हैं। तो किसी भी प्रदर्शन विधि में किसी भी चीज़ को मुख्य कारक कौन सा रहेगा, कौशल का प्रदर्शन करते हैं, किसी भी चीज़ को सिखाते हैं, चाहे स्किल हो उसको अपन यहाँ पे करके दिखाते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 13, आदेश विधि का रूप कौन सा होता है। दोस्तों यहाँ पे आदेश विधि है, इसका रूप है वो कौन सा होता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। वाद विवाद करना, आदेश का अनुसरण करना, समस्या का समाधान करना या प्रोक्त सभी। यहाँ पे आदेश विधि का रूप कौन सा दोस्तों, मतलब आदेश देते हैं तो अपन उसमें क्या करते हैं, वो प्रतिक्रिया क्या करते हैं, वो प्रतिक्रिया यहाँ पे बतानी है अपने को। यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 सही आंसर रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो आदेश विधि का जो रूप होता है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे आदेश का अनुसरण करते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। यानी अपन कमांड देते हैं, किसी को कमांड देते हैं पर जो अपने को बताया गया है उस क्रिया को अपन करते हैं। जैसे अपन पीटी परेड मार्च पास्ट करते हैं तो उसमें भी जैसे ड्रम की आवाज़ आती है या फिर 1-2 को बोलते हैं अपन, उसी के आधार पर अपन कमांड मिलती है, उसी के आधार पर अपन क्रिया करते हैं, यानी आदेश का अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 देख रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। प्रश्न नंबर 14 रहेगा दोस्तों यहाँ पे शिक्षक केवल व्याख्यान करता है। दोस्तों यहाँ पे शिक्षक केवल क्या कर रहा है, व्याख्यान कर रहा है, उसको समझा रहा है, लेक्चर कर रहा है। विद्यार्थी सिर्फ सुनते हैं तो विषय वस्तु का कितना प्रतिशत याद रहता है। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रश्न में अपने को यहाँ पे फैक्ट दिए गए हैं कि शिक्षक क्या कर रहा है, शिक्षक सिर्फ लेक्चर दे रहा है, व्याख्यान दे रहा है, और विद्यार्थी सिर्फ क्या कर रहे हैं, सुन ही रहे हैं उसको। फिर अपन कंटेंट या विषय वस्तु को कितने प्रतिशत याद रख पाते हैं, 10, 20, 30, 40। प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, अगर शिक्षक व्याख्या कर रहा है और सिर्फ विद्यार्थी उसे सुन ही रहे हैं तो वो अपन यहाँ पे 20%। ध्यान रखना है दोस्तों, 20% ही याद रख पाते हैं, क्योंकि शिक्षक उसकी लेक्चरर व्याख्या कर रहा है और सिर्फ विद्यार्थी उसको सुन ही रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, तब किसी भी चीज़ को अपन क्या कर रहे हैं, 20% याद कर पाते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15 देखे दोस्तों, इसमें देखे दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 रहेगा यहाँ पे शिक्षक विद्यार्थियों को केवल विषय वस्तु को दिखाता है। शिक्षक क्या कर रहा है, तो विद्यार्थियों को केवल विषय वस्तु को दिखा ही रहा है,
तो विषय वस्तु को कितना प्रतिशत याद कर पाते हैं, यानी इसके अंदर क्या किया जा रहा है, किसी भी चीज़ को अपन दिखाया जा रहा है, मतलब उसको अपन सामने दिखा रहे हैं कि ये एक बॉल है, यानी इसको बता रहे हैं, दिखा के बता रहे हैं कि ये एक बॉल है। तो अब उसको कितना प्रतिशत याद रख पाएंगे, 40, 30, 20, 10। प्रश्न नंबर 15 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है, अगर किसी चीज़ को दिखा ही रहा है, सिर्फ दिखा रहा है, इसके बारे में बता नहीं रहा है, ध्यान रखना दोस्तों, सिर्फ दिखा ही रहा है, इसके बारे में बता नहीं रहा है, यानी इसके बारे में व्याख्या नहीं कर रहा है, वो सिर्फ दिखा रहा है, तो कितना प्रतिशत याद रह रही है, तो वो 30% याद रह रही है। ध्यान रखना दोस्तों, इससे पहले वाले प्रश्न में अपन ने क्या देखा था, यानी व्याख्या कर रहा है सिर्फ और विद्यार्थी सुन रहे हैं, दिखा नहीं रहा है किसी भी चीज़ को, तो वो यहाँ पे 20%। अभी इसमें व्याख्या नहीं कर रहा है, सिर्फ चीज़ वस्तु को दिखा रहा है, तो उसमें 30%। अब जो प्रश्न है यहाँ पे ध्यान रखना है वो आएगा प्रश्न नंबर 16 देगा दोस्तों यहाँ पे। इसमें अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कि विद्यार्थी को विषय वस्तु को दिखाता है और फिर उसके बारे में बताता भी है। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, तो कितना प्रतिशत याद रख पाएंगे ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। पहले वाली में किसी सिर्फ विषय वस्तु के बारे में बता रहा था, पहली जो कंडीशन थी, अगर विषय वस्तु को सिर्फ बता रहा है और विद्यार्थी सुन रहे हैं तो वो 20% याद रह रही थी। दूसरी कंडीशन, सिर्फ विषय वस्तु को दिखा ही रहा है, उसके बारे में बता नहीं रहा है, तो वो कितना 30% याद थी। अब जो कंडीशन है, इसमें दिखा भी रहा है और इसके बारे में बता भी रहा है, यानी दिखा भी रहा है और उसके बारे में बताया भी जा रहा है, तो कितने प्रतिशत याद रहेगी, प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 50% याद रहेगी। यानी सिर्फ उसके बारे में बताते हैं तो 20%, दिखाते हैं तो सिर्फ 30%, और बताते भी हैं और दिखाते भी हैं तो सिर्फ 50%। ये इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16 के बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पे 17। क्लास को आप शेयर और लाइक जरूर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे दोस्तों। यहाँ पे शारीरिक शिक्षा में किस शिक्षण विधि की सबसे कम उपयोगिता रहती है दोस्तों। यहाँ पे शारीरिक शिक्षा के अंदर कौन सी शिक्षण विधि है जो सबसे कम काम आती है, सबसे कम उपयोगी रहती है दोस्तों। पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जिस प्रश्न पे इंपॉर्टेंट रहती है वो उस पर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि पूछा गया प्रश्न होता रहता है। तो शारीरिक शिक्षा में किस शिक्षण विधि यानी कौन सी टीचिंग मेथड है जो सबसे कम काम आती है, कम उपयोगी रहती है। प्रदर्शन विधि, विचार विमर्श विधि, व्याख्यान विधि, अनुकरण विधि। प्रश्न नंबर 17 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे व्याख्यान या लेक्चरर मेथड होती है। ये लेक्चरर मेथड यहाँ पे सबसे काम आती है। लेक्चरर मेथड कहाँ काम आती है, तो वो शिक्षा के अंदर ही काम आती है, शारीरिक शिक्षा के अंदर नहीं आती है दोस्तों। यहाँ पे शिक्षा सामान्य शिक्षा में आती है। इसके अलावा प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन, विचार विमर्श, कंसंट्रेशन मेथड और अनुकरण विधि होती है, वो यहाँ पे शारीरिक शिक्षा में काम आने वाली विधियाँ होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे कौन सी शिक्षण विधि सबसे प्राचीन मानी जाती है दोस्तों, यानी कौन सी टीचिंग मेथड है वो सबसे प्राचीन यानी बहुत पुरानी है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। आदेश विधि यानी कमांड, प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन, व्याख्यान विधि, लेक्चरर मेथड, प्रयोजन विधि यानी प्रोजेक्ट विधि। यानी इनमें से कौन सी रहेगी दोस्तों वो अपने को बताना है। यानी आदेश, कमांड विधि, डेमोन्स्ट्रेशन विधि, लेक्चरर मेथड और प्रोजेक्ट मेथड, इनमें से कौन सी रहने वाली है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो सबसे जो पुरानी विधि या टीचिंग मेथड मानी जाती है, प्रश्न नंबर 18 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाली है यहाँ पे व्याख्यान विधि। सबसे पुरानी शिक्षण विधि है, क्योंकि अपन लेक्चरर बहुत पहले से ही देते आ रहे हैं, तो लेक्चरर विधि या व्याख्यान विधि सबसे पुरानी टीचिंग मेथड मानी जाएगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों। बाल गृह की व्यवस्था कौन सी शिक्षण विधि में की गई है दोस्तों। यहाँ पे जो बाल गृह है इसकी व्यवस्था है वो कौन सी टीचिंग मेथड या शिक्षण विधि में की गई है। डाल्टन, प्रोजेक्ट, मोंटेसरी, आदेश विधि। क्लास को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे दोस्तों। बाल गृह की व्यवस्था कौन सी शिक्षण विधि में मानी गई है। प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे मोंटेसरी विधि। ध्यान रखना है दोस्तों, मोंटेसरी विधि जिसका प्रतिपादक मेरिया मोंटेसरी है, वो यहाँ पे बाल गृह की व्यवस्था से संबंधित शिक्षण विधि रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे बाल्चर विधि के प्रतिपादक कौन है दोस्तों। यहाँ पे बाल्चर विधि है, इसके प्रतिपादक कौन है ये अपने को यहाँ पे बताना है। आर्मस्ट्रॉन्ग, लॉर्ड बेडेन पावेल, पार्कहर्स्ट, मेरिया मोंटेसरी। बाल्चर विधि के प्रतिपादक या फाउंडर कौन रहेगा दोस्तों। आपको सीधे जितनी भी शिक्षण विधि है, सबसे पहले तो आपको जितनी भी शिक्षण विधियाँ हैं उनके सीधे प्रतिपादक या खोजकर्ता आपको सीधे याद ही रखने हैं। वहाँ से ज़्यादातर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, चांस उधर से ही रहते हैं। फिर भी अगर डीपली होता है तो फिर अपने यहाँ पे
जो अपन MCQs ले रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी रहेगी, लेकिन सीधे सीधे आपको शिक्षण विधियों के प्रतिपादक याद रखने जरूरी होते हैं। तो बालचर विधि के प्रतिपादक प्रश्न नंबर 20 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो वो रहने वाला है लॉर्ड बेडेन पावेल है, ये बालचर शिक्षण विधि के प्रतिपादक रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखें दोस्तों, विचार विमर्श यानी डिस्कशन मेथड होती है। विचार विमर्श पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है दोस्तों। यहाँ पे डिस्कशन मेथड होती है, इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। विचार विमर्श यानी मेरियम मोंटेसरी, फ्रोवेल, विलियम वुंट, हैरी ए ओवरस्ट्रीट कौन सा रहने वाला है। क्लास को आप शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिए दोस्तों, यहाँ पे बार बार कहने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी आप शेयर और लाइक में कमी रखते हैं, तो ये एक यहाँ पे सही नहीं है। तो आपको उसको थोड़ा सा शेयर और लाइक करने का भी आप कष्ट कर लिया करो दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो डिस्कशन मेथड होती है, विचार विमर्श पद्धति होती है, इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग करता है वो हैरी ए ओवरस्ट्रीट रहेगा दोस्तों। ये अपने को यहाँ पे याद रखना है फैक्ट को। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 22, कौन सी शिक्षण विधि में कौशल का पूर्ण प्रदर्शन किया जाता है, यानी कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें किसी भी स्किल का पूर्ण प्रदर्शन यानी फुल डेमोन्स्ट्रेशन उसमें दिया जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अंश विधि, पूर्ण विधि, प्रोजेक्ट विधि, व्याख्यान विधि, यानी कौन सी टीचिंग मेथड है जिसमें किसी भी स्किल के या कला का पूर्ण फुल डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, पूर्ण प्रदर्शन करके दिखाते हैं, तो वो कौन सी यहाँ पे विधि रहेगी दोस्तों। अंश विधि, पूर्ण विधि, प्रोजेक्ट विधि, व्याख्यान विधि। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते हैं तो प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है पूर्ण विधि, यानी होल मेथड है। ध्यान रखना दोस्तों, इन्हें होल मेथड होती है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। ये जो पार्ट मेथड होती है ये छोटी क्रियाओं बड़ी क्रियाओं को छोटे टुकड़ों में, और ये पूर्ण विधि होती है उसे अपन होल मेथड कहते हैं। तो पूर्ण प्रदर्शन होल मेथड के अंदर अपन यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 23, कौन सी शिक्षण विधि में महिलाएं शिक्षण का कार्य करती है, यानी कौन सी टीचिंग मेथड है उसके अंदर महिलाएं शिक्षण का कार्य करती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रोजेक्ट, मोंटेसरी, बालचर, डाल्टन विधि। क्लास को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 23 सही आंसर रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो मेरियम मोंटेसरी विधि है इसके अंदर यहाँ पे महिलाएं शिक्षण का कार्य करती है। सही आंसर रहेगा दोस्तों मेरियम यहाँ पे मोंटेसरी विधि। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, बाल उद्यान विधि कौन सी शिक्षण विधि को कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे बाल उद्यान विधि है, ये कौन सी शिक्षण विधि को अपन कहते हैं, यानी दूसरा नाम कौन सा है तो बाल उद्यान विधि है, लेकिन ये कौन सी विधि का रहने वाला है वो ये अपने को यहाँ पे बताना। मोंटेसरी, प्रोजेक्ट, डाल्टन, किंडरगार्टन। दोस्तों यहाँ पे बाल उद्यान विधि रहेगी। बाल उद्यान विधि ये शिक्षण की कौन सी विधि को कहते हैं। प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे किंडरगार्टन विधि को अपन यहाँ पे बाल उद्यान विधि के नाम से जानते हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे किंडरगार्टन। जिसका खोजकर्ता कौन है तो वो फ्रोवेल इसके खोजकर्ता रहेंगे दोस्तों। फ्रोवेल इसके खोजकर्ता है। पूछा गया प्रश्न ये भी अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 प्रश्न नंबर 25 रहेगा यहाँ पे कहानियाँ तथा गीतों के द्वारा शिक्षण कौन सी विधि में दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पे कहानी सुनाते हैं या फिर गीत सुनाते हैं, ये कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें ऐसा किया जाता है, जिसमें कहानी और गीतों का प्रयोग किया जाता है। बालचर विधि, डाल्टन, किंडरगार्टन या फिर उपरोक्त सभी। क्लास अगर पसंद आती है तो दोस्तों क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहे। क्लास पसंद आती है तो शेयर करने में आप कमी ना रखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 25 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो कहानियाँ और जो गीतों के माध्यम से शिक्षण करते हैं वो यहाँ पे किंडरगार्टन यानी फ्रोवेल द्वारा जो प्रतिपादित विधि रहेगी वो यहाँ पे काम आएगी दोस्तों। यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका जनक भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है फ्रोवेल। तो किंडरगार्टन पद्धति के अंदर कहानियाँ और गीतों के माध्यम से अपन किसी भी चीज़ के शिक्षण प्रदान करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, शिक्षा में खेल प्रणाली को प्रारंभ किसने किया है दोस्तों। यहाँ पे शिक्षा में खेल प्रणाली को प्रारंभ किसने किया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी शिक्षा के अंदर खेल को किसने लागू किया है। जो सामान्य शिक्षा है इस शिक्षा में खेल को लागू करने वाला है, यानी खेल प्रणाली को प्रारंभ किसने किया है।
फ्रोवेल, कोल्डवेल, कुक, जॉन डेवी, रूसो। प्रश्न नंबर 26 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है, यानी शिक्षा में खेल को जो लागू किया गया था वो यहाँ पे कोल्डवेल, कुक के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर रहेगा कोल्डवेल, यानी खेल विधि के जनक भी कौन है, तो खेल विधि के जनक भी यहाँ पे कोल्डवेल, कुक ही रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कक्षा कक्ष में शिक्षण के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे कक्षा कक्ष यानी क्लासरूम के शिक्षण के लिए कौन सी पद्धति या विधि अपनाई जाती है। थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाते हैं तो इसको आसानी से निकाल लेते हैं। कक्षा कक्ष यानी क्लासरूम में, जो क्लास रूम होता है इस क्लास रूम में कौन सी विधि अपनाई जाती है। प्रदर्शन विधि करते हैं, यानी उसमें अपन डेमो दे के दिखाते हैं, या फिर पार्ट में कार्य करते हैं, या पार्ट और होल दोनों में कार्य करते हैं, या फिर लेक्चर करते हैं उसके अंदर। प्रश्न नंबर 27 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कक्षा कक्ष या क्लासरूम में जो विधि अपनाते हैं वो लेक्चरर मेथड, व्याख्यान विधि अपनाते हैं। इसमें ग्राउंड के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन, पार्ट मेथड, ये सब ग्राउंड की विधियाँ होती है, लेकिन यहाँ पे क्लासरूम की जो विधि रहेगी वो लेक्चरर मेथड रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28 देंगे दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 28 आदेश का संबंध किससे होता है। दोस्तों यहाँ पे कमांड का मेथड हो, आदेश का संबंध किससे है ये अपने को यहाँ पे बताना है। आदेश का संबंध किससे है दोस्तों, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है शारीरिक शिक्षक ग्रेड 2013, जो कि 2013 और 2018 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे सीधा सीधा इसका इंग्लिश वर्जन ही अपने को यहाँ पे पता रखना है कि आदेश का संबंध किससे है। आदेश का संबंध किससे होता है, प्रोजेक्ट से, कमांड से, प्रतियोगिता से, उपरोक्त सभी से। तो आदेश का संबंध किससे रहेगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर रहेगा कमांड से, यानी इसका इंग्लिश वर्जन अपने को याद आना चाहिए। आदेश का संबंध किससे है, तो कमांड देने से रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, और कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं वो आप स्कोर जरूर बताइए दोस्तों। यहाँ पे 35 क्वेश्चन में से कितना स्कोर आप करते हैं लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइए। आदेश विधि की कौन सी विशेषता नहीं होती है दोस्तों, यहाँ पे जो कमांड मेथड होती है इसकी कौन सी यहाँ पे विशेषता नहीं होती है ये अपने को यहाँ पे बताना है। नहीं होती है पूछा गया है दोस्तों, यानी सही और स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। आदेश के अंदर कम से कम व्याख्या करनी चाहिए, प्रभावशाली आदेश होना चाहिए, अधिक से अधिक व्याख्या होनी चाहिए, यानी इसमें से कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए कमांड मेथड में। तो दोस्तों अपन आराम से दिमाग लगाते हैं। प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर निकल के आ रहा है, वो निकल के आएगा दोस्तों यहाँ पे अधिक से अधिक व्याख्या नहीं होनी चाहिए। अधिक से अधिक व्याख्या कौन सी विधि में होती है, तो वो लेक्चरर मेथड, लेक्चरर मेथड होती है, यानी व्याख्यान विधि होती है उसमें करते हैं। यहाँ पे आदेश विधि में अपन सही और स्पष्ट उच्चारण करते हैं शब्दों का, कम से कम टाइम में ले काम और प्रभावशाली आदेश देते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 रहने वाला है करके सीखना कौन सी विधि से संबंधित है दोस्तों। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना यानी कौन सी विधि से संबंधित रहेगा दोस्तों, अपन आराम से निकाल बता सकते हैं। यानी किसी भी चीज़ को अपन करके सीखते हैं लर्निंग बाय डूइंग, तो वो कौन सी विधि के अंदर यहाँ पे आता है। लर्निंग बाय डूइंग कौन सी विधि से संबंधित रहेगा, व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, आदेश विधि, आगमन विधि। प्रश्न नंबर 30 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, यानी करके सीख रहे हैं तो प्रोजेक्ट विधि रहेगी दोस्तों। यहाँ पे प्रोजेक्ट किसी भी चीज़ को करके सीखते हैं, प्रोजेक्ट विधि के अंदर ही सीखते हैं अपन, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो करके सीखना प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 31 खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है दोस्तों। यहाँ पे खेल क्या है, कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है, ये परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे खेल क्या है, तो खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है, ये परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई है। फ्रिक्शन, थॉर्नडाइक, फ्राइड, वेलेंटाइन। प्रश्न नंबर 31 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है वेलेंटाइन मोदे के द्वारा यह परिभाषा दी गई है कि खेल है वो यहाँ पे कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन, यानी कोई भी कार्य करते हैं उसमें खेल क्या होता है, एक मनोरंजन रिक्रिएशन क्रिया रहेगी जो अपने को यहाँ पे फुर्ती या रिफ्रेश कर देती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 32 रहेगा दोस्तों यहाँ पे खेल के पुनरावृत्ति, ध्यान रखना है दोस्तों, खेल के पुनरावृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। खेल के पुनरावृत्ति जिसे अपन रिसिप्टेटरी थ्योरी के नाम से जानते हैं, रिसिप्टेटरी थ्योरी यानी खेल के पुनरावृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर अपन कार्य करते हैं, कार्य में थक जाते हैं और थोड़ा सा उसके बीच में अपन खेल लेते हैं तो पुनः अपन बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, दिमाग वापस अपने को ऊर्जा मिलती है। तो खेल कार्य में पुनरावृत्ति अपने को प्रदान करती है,
वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 32 का सही आंसर रहेगा दोस्तों ये स्टैनली हॉल का प्रतिपादक ये सिद्धांत रहेगा, यानी खेल के पुनरावृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो स्टैनली हॉल। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33। और दोस्तों अपन 35 प्रश्नों के बाद में यहाँ पे 10 मिनट से कम समय की अपन फर्स्ट पेपर से बूस्टर डोज भी देखते हैं, वो भी आप जरूर लेते रहे। प्रश्न नंबर 33, खेल एक स्वैच्छिक, ध्यान रखना दोस्तों, यानी खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है, यह परिभाषा किस विद्वान की है। यानी खेल क्या है, जो अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से खेली जाती है और फिर वो अपने को क्या प्रदान करती है, वो अपने को यहाँ पे बिल्कुल क्या प्रदान करती है, तो खुश होने के लिए, यानी आत्म केंद्रित क्रिया है, यानी खुद के मन से खेली जाती है और स्वैच्छिक खेली जाती है, वो फिर अपने को यहाँ पे आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की, तो वो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है, ये परिभाषा देने वाला रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 33 सही आंसर रहेगा स्टर्न महोदय के द्वारा ये परिभाषा दी गई है कि खेल एक स्वैच्छिक है और आत्म केंद्रित क्रिया है, यानी अपनी स्वयं की इच्छा से खेली जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट परिभाषा रहेगी दोस्तों। ये किसने कहा है दोस्तों, ये किसने कहा है कि खेल को किसी असुर का आविष्कार मानकर आज भी तिरस्कृत किया जाता है। तिरस्कृत के मतलब उसको बहिष्कार किया जाता है कि खेल क्या है, तो यानी किसी असुर का आविष्कार माना जाए और फिर उसको तिरस्कृत किया जाता है, उसको बहिष्कार किया जाता है, ये किसने कहा है। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन रहेगी दोस्तों, यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन रहेगी कि खेल को किसी असुर का आविष्कार मानकर आज भी तिरस्कृत किया जाता है, ये किसने कहा है, तो प्रश्न नंबर 34 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है कोबेल एवं फ्रांस के द्वारा ये कहा गया है। ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना है, कोबेल एवं फ्रांस है, इसके द्वारा ये परिभाषा दी गई है कि खेल को असुर का आविष्कार मानकर उसे अपन तिरस्कृत या बहिष्कार करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और आज की प्रश्न पत्रिका लास्ट प्रश्न नंबर 35 और उसके बाद में अपन 10 मिनट की यहाँ पे डोज लेते हैं फर्स्ट पेपर से संबंधित। प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 35 रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता में क्या लोकप्रिय था। दोस्तों यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें क्या लोकप्रिय था, ये अपने यहाँ पे बताना है। तैराकी, मुक्केबाजी, नृत्य या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 35 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें यहाँ पे उपरोक्त सभी क्रियाएं यहाँ पे लोकप्रिय थी। तो दोस्तों अपन ने 35 प्रश्नों का एनालिसिस किया, कितना स्कोर आप कर पाए हैं वो स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। और अब अपन यहाँ पे बूस्टर डोज के बारे में फर्स्ट पेपर से संबंधित बूस्टर डोज यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की बूस्टर डोज अपन ने क्या लेकर आए हैं, तो आज की बूस्टर डोज में देखते हैं अपन यहाँ पे वो देखने वाले हैं राजस्थान के वर्ष में 1 से अधिक बार आयोजित होने वाली, वो यानी राजस्थान के अंदर एक वर्ष में 1 से अधिक बार आयोजित होने वाले मेले हैं, वो अपन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। अपन यानी ज़्यादातर मेले कितने होते हैं, ज़्यादातर मेले वर्ष में 1 बार ही आते हैं, लेकिन बहुत से मेले ऐसे भी हैं जो 1 वर्ष में 2 बार आते हैं। तो 1 वर्ष में 2 बार आने वाले मेलों का अपन यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से मेले होते हैं। तो चलिए दोस्तों अपन देखने वाले हैं। तो पहला अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे डिगी कल्याण जी का मेला। दोस्तों यहाँ पे डिगी कल्याण जी का मेला है, वो या वर्ष में 1 से ज़्यादा बार आता है। डिगी कल्याण जी कहाँ है स्थित है, तो वो टोंक के अंदर ही अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, टोंक जिले से संबंधित है। इसका मेला श्रावण मास की अमावस्या को आता है, वैशाख पूर्णिमा को आता है और भाद्रपद मास की एकादशी को भी आता है। दोस्तों डिगी कल्याण जी का मेला है वो अपने को यहाँ पे ध्यान लग गया, पता है कि श्रावण मास की अमावस्या को, वैशाख की पूर्णिमा और भाद्रपद मास की एकादशी यानी 11 को भी ये मेला, यानी 3 बार, 1 वर्ष में 3 बार ये मेला अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट और आगे देखें दोस्तों, नेक्स्ट और आगे रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे भर्तृहरि बाबा का मेला। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे भर्तृहरि बाबा का मेला जो कहाँ बढ़ता है दोस्तों, वो अलवर में बढ़ता है, अलवर में बढ़ता है। तो ये मेला कब बढ़ेगा, तो ये अपने को ध्यान रखना है वैशाख शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को बढ़ता है और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को बढ़ता है, यानी 2 बार बढ़ता है वर्ष में, एक वैशाख महीने में, एक भाद्रपद में, और दोनों ही बार में शुक्ल पक्ष में। ध्यान रखना है दोनों ही बार में शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को यह मेला बढ़ता है, ध्यान रखना है दोस्तों। तो पहला मेला कौन सा हो गया, डिगी कल्याण जी का मेला जो वर्ष में 3 बार बढ़ता है। भर्तृहरि का मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे करणी माता का मेला। दोस्तों यहाँ पे करणी माता का मेला है वो कहाँ बढ़ता है, तो वो देशनोक, ध्यान रखना है देशनोक बीकानेर के अंदर बढ़ता है।
और करणी माता के जो चूहे होते हैं, सफ़ेद चूहे, उनको अपन काबा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों करणी माता का मेला एक तो चैत्र नवरात्रों में और एक अश्विन नवरात्रों में बढ़ता है, यानी ये भी एक साल में 2 बार बढ़ता है। दोस्तों अपने को पता लग गया यहाँ पे डीके कल्याण जी का मेला 3 बार, भरतरी बाबा का मेला 2 बार और करणी माता का मेला भी 2 बार बढ़ता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, जीण माता का मेला। दोस्तों जीण माता का मेला है वो कहाँ बढ़ता है, तो वो रेवासा, ध्यान रखना है, रेवासा सीकर के अंदर इसका मेला बढ़ता है और वो चैत्र नवरात्र और अश्विन नवरात्र, ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे करणी माता का मेला भी चैत्र नवरात्र और अश्विन नवरात्रों में है और जीण माता का मेला भी है वो यहाँ पे अश्विन और चैत्र नवरात्रों में रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, वो रहने वाला है रानी सती का मेला। दोस्तों यहाँ पे रानी सती का मेला है वो कहाँ पड़ता है, तो वो झुंझुनू के अंदर पड़ता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, झुंझुनू के अंदर। और ये भी साल में 2 बार बढ़ रहेगा, एक माघ कृष्ण नवमी, दूसरी बार भाद्रपद कृष्ण नवमी। यानी एक बार माघ कृष्ण नवमी में भरेगा और दूसरी बार भाद्रपद कृष्ण नवमी में भरेगा। तो ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, जो वर्ष में 2 बार मेला भरेगा। आगे देखिए दोस्तों, बूस्टर डोज में आगे रहेगा वो रहने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख बांध, 5 मिनट की, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है बूस्टर डोज दोस्तों। तो राजस्थान के प्रमुख बांध या डैम है, राजस्थान के प्रमुख डैम, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, कौन सा बांध कौन से जिले में स्थित है और कौन सी नदी पर है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान के प्रमुख बांधों में पहला बांध देखते हैं अपन यहाँ पे, वो रहने वाला है बीसलपुर बांध है। वो कहाँ है दोस्तों, तो बीसलपुर बांध है वो यहाँ पे राजमहल टोक के अंदर है दोस्तों, यहाँ पे टोक के अंदर रहेगा। टोरडी सागर बांध है, लेकिन बीसलपुर बांध कौन सी नदी पर है दोस्तों, वो भी अपने को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, बनास नदी पर रहेगा। टोरडी सागर बांध कहाँ है स्थित है, टोरडी सागर बांध वो भी टोक के अंदर है। रामगढ़ बांध ये जयपुर में स्थित है। कानोता बांध, ध्यान रखना है दोस्तों, कानोता बांध है, पाटन टैंक और गुल्लर बांध है, ये तीनों ही जयपुर के अंदर स्थित है। आगे बंद बारेठा बांध है, वो बंद बारेठा बांध भरतपुर में रहेगा दोस्तों। तो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, बीसलपुर बांध टोंक, टोरडी सागर भी टोंक में है, रामगढ़ बांध है वो जयपुर में, कानोता, पाटन और गुल्लर बांध है वो जयपुर में, और बंद बारेठा बांध है वो यहाँ पे भरतपुर से संबंधित रहेगा दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, बांधों से संबंधित प्रश्न आगे रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों। यहाँ पे पांचना बांध है वो कहाँ स्थित है, तो पांचना बांध करौली में है, जो मिट्टी से बना हुआ बांध है दोस्तों। यहाँ पे मिट्टी से ध्यान रखना है, मिट्टी से बना हुआ बांध है। इसी के आगे मोरेल बांध है वो कहाँ है, सवाई माधोपुर में स्थित है। काली सिंध व भीम, ध्यान रखना दोस्तों, काली सिंध व भीम सागर बांध है वो झालावाड़ में स्थित है। सोम कमला अम्बा जो सिंचाई परियोजना है वो डूंगरपुर के अंदर स्थित है। जवाई बांध, ध्यान रखना है, जवाई बांध, माकली बांध और हेमावास बांध है, तीनों ही पाली के अंदर स्थित है। तो ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखने हैं दोस्तों। पांचरा बांध करौली में स्थित है, मोरेल बांध सवाई माधोपुर, काली सिंध व भीमसागर बांध झालावाड़, सोम कमला अम्बा सिंचाई जो परियोजना है वो डूंगरपुर में स्थित है। जवाई बांध, बांकली बांध और हेमावास बांध है वो तीनों ही पाली में स्थित है। जवाई बांध जवाई नदी पर, बांकली बांध सूकड़ी नदी पर और हेमावास बांध ये बांडी नदी पर स्थित है। ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, बांध से संबंधित प्रश्न और क्लास के जो बूस्टर डोज लाते हैं दोस्तों वो कैसी लगती है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बूस्टर डोज आपको पसंद आती है या नहीं। नारायण सागर बांध है वो अजमेर में स्थित है दोस्तों। अगला बांध देखिए दोस्तों, यहाँ पर जवाहर सागर बांध है वो कोटा में स्थित है, जो सिर्फ सिंचाई से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पे जवाहर सागर बांध जो कोटा में है वो पेयजल से संबंधित नहीं है, सिंचाई से संबंधित है। आगे रहने वाला है राणा प्रताप सागर, भोपाल सागर, ओरई बांध और सोनियाना बांध है, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। माही बजाज सागर बांध, कागदी पिकअप बांध ये बांसवाड़ा की स्थित है, और जो जाखम बांध है वो प्रतापगढ़ में स्थित है। ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखने हैं। नारायण सागर अजमेर में है, जवाहर सागर जो कोटा में है, जो सिर्फ कोट सिंचाई का बांध है। राणा प्रताप सागर, भोपाल सागर, ओरई बांध और सोनियाना बांध है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। माही बजाज सागर, कागदी पिकअप ये बांसवाड़ा में स्थित है, और प्रतापगढ़ में जाखम बांध स्थित है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, आगे रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे मेजा बांध, खारी बांध, अडवान बांध और रामसागर बांध पूरे हैं वो ये भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। जसवंत सागर वो तख्त सागर है वो जोधपुर के अंदर स्थित है, और यहाँ पे वाकल बांध वो उदयपुर में स्थित है। अनूप सागर, ध्यान रखना है, अनूप सागर और गजनेर बांध है वो बीकानेर में स्थित है, और ताल छपर बांध है वो चूरू के अंदर स्थित है। ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखने हैं। यानी मेजा, ध्यान रखना है दोस्तों, मेजा, खारी, अडवान,
और राम सागर जो बांध है वो भीलवाड़ा के अंदर रहेंगे। जसवंत सागर और तख्त सागर ये जोधपुर में रहेंगे। वाकल बांध है वो उदयपुर से संबंधित है। अनूप सागर और गजनेर ध्यान रखना है बीकानेर में, और जो ताल छपर वो चूरू के अंदर स्थित है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट और आगे रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे अजीत सागर बांध है वो झुंझुनू के अंदर स्थित है। माधव सागर ध्यान रखना है दोस्तों, माधव सागर काला खो है। और रेडियो सागर जो बांध है वो दौसा के अंदर स्थित है। पार्वती बांध है वो धौलपुर में स्थित है। गरदड़ा बांध है वो बूंदी में ही स्थित है। इसी के साथ में जो उमेद सागर सीताबाड़ी बांध है और जो परवन बांध है वो बारां में स्थित है। यहाँ पे ध्यान रखना अजीत सागर, झुंझुनू, माधव सागर, काला खो और रेडियो सागर ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे रेडियो सागर इंपॉर्टेंट रहेगा, वो दौसा से संबंधित है। पार्वती बांध धौलपुर, गरदड़ा बूंदी से संबंधित है। उमेद सागर सीताबाड़ी और जो परवन बांध है वो बारां में स्थित है। नेक्स्ट और आगे देखें दोस्तों, और जो ये अपने को यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट आज की क्लास हो पाई है। तो आज की क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों यहाँ पे आप शेयर और लाइक करके ही आप क्लास को समाप्त करें। और कल सुबह 10:30 बजे ध्यान रखना दोस्तों, कल सुबह की मॉर्निंग में जो थ्योरी की क्लास रहेगी वो 10:30 पे रहेगी, 9 बजे नहीं रहेगी। तो वो क्लास फोर्स से यानी बल से संबंधित क्लास रहेगी, तो वो भी आप जरूर लें। तो क्लास अच्छी लगे तो शेयर और लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों कल एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।